चलिए वी आर रिटन और लेक्चर्स, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से, जैसे कि हर लेक्चर में बताता हूँ कि हम यहाँ पे स्टेट ए के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट, जिससे कि एसएससी जेई वगैरह आपके लिए बहुत आसान हो जाए। भाई, हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं और आप लोग क्या है कि ना तो देखते हो ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है, बने रहना है, देखते रहो, जिससे भाई आप कम से कम स्टेट ए के तो क्वेश्चन लगा पाओगे यार, ठीक है। बंदे तो यार कुछ कर ही नहीं, करते ही नहीं है और बोलते हैं कि भाई पेपर हमारा निकल जाना चाहिए। ऐसे कैसे निकल जाएगा यार? यहाँ पे लोग जो एसएस आपका ईएससी की तैयारी कर रहा है, वो बंदा एसएससी जेई के लिए पढ़ रहा है ना, वो दे रहा है, तो उसके सामने तुम्हारी क्या रह पाएगी? उसी का तो सिलेक्शन होगा। हम्म। तुम वहां तो सिर्फ डमरू हिलाओगे ना दोनों हाथ से, तो भाई पढ़ोगे तभी तो कुछ कंपटीशन कर पाओगे, है ना, समझ रहे हो? तो बात को समझो और यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दो, राइट। चलो, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन यहाँ पे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने 35 तक के कर दिए थे। यहाँ पे मैंने कितने सारे लेक्चर डाल दिया, 19 20 20 लेक्चर। आपका ये अभी जो चल रहा है शायद 20 लेक्चर होगा, 20वां लेक्चर सिर्फ स्टेट एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मालूम। और आपका जो एसएससी का प्री वाला जो है, उसके फिर 20 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, मेंस की भी डाल चुके हैं, सब तो डाल ही दिए हैं यार। क्या बचा है? यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, फिर भी आप कर नहीं रहे हैं तैयारी, तो क्या बोले, भगवान भरोसे तुम्हारी कहानी। कोई बात नहीं, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रेपिडली ग्रोइंग सिटी मे बी एस्टिमेटेड बाय। देखो, जल्दी से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें आपका कौन सी मेथड लग जाएगी, वो चेक करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, ठीक है, क्या बोल रहा है, हाँ। देखो, मेथड कौन सी लग जाएगी यहाँ पे, तो मैं सिंपल बताया भी था, इससे पहले एक क्वेश्चन आया भी था। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ मेथड कौन सी लगेगी, जियोमेट्रिक ग्रोथ मेथड आपकी लगती है, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड गिव्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। दिस मेथड इज suitable फॉर न्यू एंगर सिटीज, ठीक है, एक्सपांडिंग एट फास्टर रेट। फॉर ओल्ड सिटीज अर्थमेटिक मेथड में बी बेटर, ठीक है। ओल्ड सिटी के लिए अर्थमेटिक जो मेथड होती है वो बेटर होती है, मतलब लार्ज पॉपुलेशन जिसकी हो गई है ना, लार्ज पॉपुलेशन समझो, तो उसके लिए आपका अर्थमेटिक मेन मेथड यूज होती है, ठीक है। ऑल्दो इंक्रीमेंटल मेथड इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर एनी सिटी। जो इंक्रीमेंटल मेथड है ना, वो किसी के लिए भी अपन लगा सकते, कोई कोई दिक्कत नहीं आती, सदाबहार मेथड है। कौन सी? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। ये चीज मतलब कहने का मतलब ये ऐसा है कि भाई कोई भी सिटी है, किसी की भी इंक्रीज होती है ना, पेमेंट वेमेंट भी देख लो, सब इंक्रीज होती है, तो वही उसी के लिए आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है आपका सदाबहार मेथड है, वो कहीं पर भी यूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन, राइट। चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन इज डन, सेडिमेंटेशन आपका कब किया जाता है, प्रोसेस की बात की जा रही है। बिफोर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन, साइमल्टेनियसली विथ फिल्ट्रेशन, अलोंग द क्लोरिनेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद में सेडिमेंटेशन करने का क्या सेंस है, ये समझ में नहीं आता। हम्म। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का ए, बिफोर फिल्ट्रेशन, राइट। जनरली इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोड इज, बता देता हूँ, ठीक है। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन उसके बाद में आपका होता है फ्लोक्यूलेशन, ठीक है, कोएगुलेशन फ्लोक्यूलेशन, ठीक है, फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, उसके बाद में आपका होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद में होता है आपका क्लोरीनेशन, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होती है। देखो,
कोएगुलेशन में आप क्या करते हो, कोएगुलेंट को ऐड करते हो, कोएगुलेंट को ऐड किया, राइट, कोएगुलेंट को क्या किया, ऐड किया, उसके बाद में फ्लोक्यूलेशन करते हो। तो फ्लोक्यूलेशन में आप क्या करते हो कि भाई जो आपने कोएगुलेंट ऐड किया है, कोएगुलेंट जो आपने ऐड किया है उसमें क्या करते हो कि कोई ऐसी मैकेनिकल डिवाइस वगैरह यूज करते हो, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हो, मैकेनिकल, ठीक है, उससे क्या करते हो कि एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, तो उससे आपका डेंस, ठीक है, एक डेंस पार्टिकल बनता है। डेंस पार्टिकल बनने के बाद में फिर आप कुछ टाइम के लिए सेडिमेंटेशन के लिए मतलब टाइम वहां पे देते हो, ठीक है, डिटेंशन पीरियड देते हो, उससे वहां पे सेडिमेंटेशन होता है, मतलब नीचे सेटल कर जाता है। देन वाटर को फिर ओवरफ्लो करवा देते हैं दूसरे चेम्बर में फिल्ट्रेशन के लिए। फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद में आफ्टर दैट क्लोरीनेशन होता है। तो क्लोरीनेशन होने के लिए क्या होता है, क्लोरीनेशन आपका एक तरीके से काम करता है किसके लिए, डिसइंफेक्शन के लिए काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एरियाज इज डिक्लेयर्ड ड्रॉट अफेक्टेड ऑफ इट्स मीन रेनफॉल इज लेस देन। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत देर बाद में ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपका सिंपली हो जाएगा सी 75%, 75% यदि रेनफॉल जो है, रेनफॉल 75% से कम हो गई तो वो ड्राट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ड्राट उसको अपन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ड्राट, राइट। ड्राट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो 75% से यदि कम हुआ उस एरिया में रेनफॉल, तो समझो कि वहां पे ड्राट हो गया, फिर वहां पे मुआवजा मिलेगा गवर्नमेंट से, ठीक है, ठीक है, जो कि मिलता भी है ना। चलिए तो 75% आपको याद रखना है, क्या 75% आपको याद रखना है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूखा पड़ने के लिए कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट से जबरदस्ती का बिना बिना इसके क्या बोलते हैं, हमारे प्रदेश पैसे लेने के लिए, हमारे प्रदेश में सूखा पड़ गया हमको मुआवजा दो, अंदर पैसा वो करने के लिए, जबकि पब्लिक को 1 रुपए नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। द परमिशिबल पीएच वैल्यू फॉर पब्लिक वाटर सप्लाईज में रेंज बिटवीन, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन है आपका, पीएच, ठीक है, कितना से कितना पीएच आप रखते हो, ठीक, कितना अलाउ होता है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कितना रहता है आपका रेंज, सिंपली इसका रहता है आपका 6.5 से 8.5, ये याद रखना है आपको, 6.5 से 8.5, राइट। इसका ऐसे याद रखो 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 आपका पीएच वैल्यू रहती है, 6 से 8 याद रखना है, 6 से 8, मतलब बात समझ में आ रही है। 7 आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल, 7 के बाद में यदि ज्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कली, ठीक है, और आपका इधर होगा तो एसिडिक, ये चीज होता है ना, ठीक है, एसिडिक। तो 7 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपका 6 भी लेके चलते हैं और यहाँ पे 8 भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपकी जो वाटर वाटर में ना तो एसिडिक होना चाहिए, ना तो क्या होना चाहिए, एल्कलीन होना चाहिए, वो एक तरीके से क्या बैलेंस करके चलता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई इज एज्यूम्ड एज, वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई इज एज्यूम्ड, जो वाटर लॉसेस होते हैं इन वाटर सप्लाई में हम कितना एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा लॉसेस होता है ना, तो हम यहाँ पे चलते हैं 15%, राइट, 15% अपन लेके चलते हैं, ठीक है, 15% ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा वाटर लॉस हो रहा है, राइट। 15% हम मान के चलते हैं कि वाटर लॉस आपका हो रहा है, ठीक है। 15%, 15%, कितना, 15% वाटर लॉस होता है, ये आप मान के चलते हो। क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो याद रखना है ना, 15% आपका वाटर लॉस हम एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना यार कि कई बार भाई जैसे आपका पाइप रहता है, ठीक है, आपका पाइप रहता है, पाइप से पानी जाता है, तो कई बार क्या होता है कि वहीं से वाटर चोरी हो जाता है। चोरी होने का मतलब कि वहीं से थोड़ा सा कहीं जैसे वाल वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो वहीं से वाटर आपका कई लोग निकालना चालू कर देते, तो ये सारी चीज अपन लेके चलते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। अच्छा क्वेश्चन आया है। विंड से होता है एवोलियन। ठीक है, याद रखना है 41 का हो जाएगा एवोलियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अ सॉइल सैंपल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी इतनी। ठीक है, एवाइड रेशियो, सॉरी एवाइड रेशियो लिख के वाइड रेशियो को एवाइड रेशियो बोल दिया है भाई, बताओ। वाइड रेशियो ऑफ इतना है, द वाटर कंटेंट परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेटेड द सॉइल। ठीक है, एट द वाइड रेशियो इज, एट दैट वाइड रेशियो इज, मतलब पूछ क्या रहा है यहाँ पे। देखो, सॉइल सैंपल है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी दे के रखा है जी बराबर 2.6। फिर उसके बाद में बोलता है कि वाइड रेशियो दे के रखा है आपका। ठीक है, वाइड रेशियो दे के रखा है जिसमें है आपका 0.78। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है कि द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेटेड द सॉइल। ठीक है, एट द वाइड रेशियो इज, एट द वाइड रेशियो इज। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल। देखो, देखो ये वाला फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे। वाटर कंटेंट आपको बतानी है। ठीक है, देखो बोल रहा है ना, द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चीज बताना है, तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगाओ। एस की वैल्यू तो आपका फुल्ली सेचुरेटेड बोल के रखा तो 1 हो गया, तो बस ये चीज आपका 30% आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नो डाउट, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आपके आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारी क्या है, कई स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं भाई, पूरी चीज पता नहीं क्या क्या कौन सी दुनिया में चल जाते हैं, और जो चीज आती है वो चीज करते नहीं। मेन चीज कारण क्या है मैं बता देता हूँ। ये स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, वो नोट्स उठाते हैं, दो पढ़े जा रहे, ये लंबे लंबे फार्मूले याद किए जा रहे, याद किए जा रहे, जो स्टेट एई में नहीं आ रहा है, स्टेट ईएससी में नहीं आ रहा है, ठीक है, एसएससी में नहीं आ रहा है। पता नहीं दूसरी दुनिया में चांद के लिए तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं मंगल के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले तो आप, सबसे पहले आप क्या करो, पूरे प्रीवियस ईयर लगा लो, पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं, है ना, क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं, उस हिसाब से आपकी तैयारी रहेगी तो अच्छा रहेगा, जल्दी सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिमोल्डेड सॉइल, तो इसे क्या बोला जाता है, ये होती है आपकी सेंसिटिव। ठीक है, क्यू यू, क्या क्यू यू अनकन्फाइंड, ठीक है, और यहाँ पे क्यू यू रिमोल्डेड, तो ये होती है आपकी सेंसिटिविटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा ये जियोटेक के आपके फार्मूलेस हैं, इनको याद रखना है, बहुत सही क्वेश्चन है आपके, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम, ठीक है, सेटलमेंट एट एनी टाइम टी, ठीक है, टू द फाइनल सेटलमेंट इज नोन एज, इसे क्या बोला जाएगा, राइट। देखो, कंप्रेशन इंडेक्स होगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होगा, या फिर कंप्रेशन रेशियो होगा। तो ये सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, राइट, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। चलिए डी, राइट, डी आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो सेटलमेंट की बात हो रही है ना, सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना होगा, कंप्रेशन रेशियो, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सुटेबल मेथड ऑफ फाइंडिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक कोहेजिव सॉइल। ठीक है, जो बहुत ही प्लास्टिक कोहेजिव सॉइल है उसकी शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, है ना, कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, राइट। वेन शियर टेस्ट, राइट, वेन शियर टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, या फिर टॉर्सन टेस्ट, टॉर्सन शियर टेस्ट। तो आपका यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 45 का सी, वेन शियर टेस्ट। कौन सा, वेन शियर टेस्ट, राइट। चलो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। प्लास्टिक कोहेजिव सॉइल्स आर वेरी सेंसिटिव एंड हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन। सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि हमको एक सैंपल लेना पड़ता है, सैंपल, तो सैंपल लेने के लिए
एक बात बता दूं, सैंपल आपको अनडिस्टर्ब लेने के लिए ही बहुत बड़ी टास्क होती है, समझ गए? क्योंकि इसमें कोहेसिव है नहीं है, यदि थोड़ा बहुत भी आपने इसमें हैमर वैमर वाला एक्शन किया तो सिंपल है कि भाई क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका जो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू आपको फील्ड पे थी वो एक्चुअल वैल्यू आपको ना मिल पाएगी, तो बहुत थोड़ा सेंसिटिव होती है। आगे बढ़ते हैं। shear strength of a such soil may be significantly affected during sampling and हैंडलिंग। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद में देखो, फॉर सच सॉइल व्हेन shear टेस्ट कैन बी डन इन द फील्ड। तो हम ऐसा करते हैं, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप सैंपल फील्ड से उठाते हो और लेके आते हो आपकी लैब में, तो जो आपका कोहेजिव सॉइल में इतना पॉसिबल है नहीं कि आप सैंपल इजीली उठा के लेके आके लैब में आप अपना काम करो। तो हम करते क्या है, सीधे फील्ड पे ही चलते हैं और फील्ड पे ही जाके सीधे अपने टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? वेन शेयर टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। सब ये जियोटेक के क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन चेक कीजिए, क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट की बात हो रही है, तो ये तो भाई आपको पता ही होना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन ही, इसका पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है, राइट। तो बताया था मैंने, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस है, भाई दिक्कत मतलब सोचने लगते। तो मैंने बताया था एम म्यू है, यहाँ पे म्यू म्यू में म आ रहा है, म का मतलब माइनस हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखो ना भैया, जिससे कि आपकी भलाई हो पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47। 47 में यहाँ पे चेक करो क्या है। 47, वट अ वर्टिकल कट इन अ क्ले सॉइल विथ यूनिट वेट। ठीक है, इतना है आपका। फिर बोलता है फेल्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ कट वाज 4 मीटर, द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। आपको स्ट्रेंथ बताना है। इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला है आपका, इसमें फार्मूला याद रखो और आगे बढ़ो, राइट। तो इसका फार्मूला आपका ये है 4C। ठीक है, ठीक है, देखो कट बोल रहा है ना यहाँ पे, कट। ठीक है, वर्टिकल मतलब डेप्थ ऑफ कट्स। ठीक है, तो इसको बताना 4C गामा अंडर रूट के ए। ठीक है, गामा अंडर रूट के ए। अब देखो आगे आगे थोड़ा सा देखना, के ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, राइट। के ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ नहीं दिया है तो आपको करना क्या पड़ेगा, के मतलब होता है एक्टिव अर्थ कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या, साइन फाई। ठीक है, 1 + sin φ। ठीक है, ये चीज करना पड़ता है जी। आपका फाई की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या लेके चलोगे, जीरो। तो जीरो लेके चलोगे तो अल्टीमेट आपका 1 1 यहाँ से आ जाएगा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। बस आपको यहाँ पे पुट करना है। गामा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 19 किलोमीटर। यहाँ पे पुट करो 19 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करो और 4C, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है, सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू ही तो निकालना है मेरे भाई, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, क्ले, यही तो निकालना है और क्या। और इक्वल में आपका एच होता है, राइट। इक्वल में आपका क्या होता है, एच होता है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4 मीटर, राइट। ये 4 मीटर, तो इस हिसाब से आपकी आंसर निकल जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आपका रिवाइज होना ही चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है। 4C गामा अंडर रूट के ए इक्वल्स टू एच, ये चीज याद रखो। 4C अंडर रूट 4C डिवाइड में गामा अंडर रूट के ए इक्वल्स टू एच, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स इज। ठीक है, द रेंज ऑफ सिल्ट बोल रहा है, क्या चीज, सिल्ट। सिल्ट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कुछ नहीं है, सिंपल है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, 0.75 से 0.2, राइट। ये होती है आपकी क्या, सिल्ट, राइट। ये होती है आपकी सिल्ट। क्योंकि जो 0.75 से कम हो जाता है ना, 0.75 माइक्रॉन से, यदि सॉरी ये नहीं, 0.22 है ना, 0.2 माइक्रॉन, 0.2 माइक्रॉन से आपका लेस देन होती है, तो वो होती है आपकी क्या, क्ले। ये चीज याद रखना है आपको,
ठीक है, इसका 48 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास गेन। ठीक है, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, राइट, बी जीरो, नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, टेक वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन ओनली, वाइड रेशियो है ना। तो इसमें वाइड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सही बात है, यही होगा आपका, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो E इक्वल्स टू वी वी अपॉन वी एस होता है, राइट, वी वी अपॉन वी एस होता है। तो वाइड्स 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 सॉइल में वाइड्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते, याद रखना। जीरो होने के लिए यहाँ पे वाइड्स जीरो होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता ना भाई, वाइड्स कैसे जीरो हो जाएंगे, वाइड्स तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज होता है, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 वाला चेक कीजिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कंप्रेस्ड डेंस सैंड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है उसकी क्या बोलना चाहिए, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिंपली सी। ठीक है, 0.95, 0.95 होती है आपकी, याद रखना है। डेंस सैंड की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, 0.95, 0.95, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, फास्ट चलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चेक कीजिए, अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी एट द ग्राउंड सरफेस फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल, ठीक है, विथ कोहेजन सी एंड फॉर अ स्मूथ बेस ऑफ स्ट्रिप पुटिंग इज, इसका क्या हो जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका आंसर सिंपली इसका निकल कर आ जाएगा 5.7 सी। 5.7 ही होता है। देखो ये कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, राइट, ये कैसे निकल कर आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी जो है वो कैसे आएगा फॉर क्ले के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एनसी के लिए अपन लेके चलते हैं कितना, 5.7। ठीक है, और यहाँ पे एन क्यू आपका हम 1 लेके चलते हैं, और जो आपका एन गामा है ये इसको हम 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट आपकी जो क्यू यू निकल के आती है वो आती है 5.7 सी, और प्लस में आपका क्यू, राइट, ये चीज। ठीक है, ये हो जाता है, राइट। और यहाँ पे अल्टीमेट आपकी क्यू एन यू जो है आपकी, क्यू एन यू जो निकालते हैं नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी, वो हो जाती है 5.7 सी। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्यू एन यू क्या होता है, क्यू एन यू इक्वल्स टू होता है आपका क्यू यू माइनस गामा डी एफ, ये चीज होता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, क्यू की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, गामा डी एफ, दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, 52 की बात कर लेते हैं। 52 में आपका क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 52, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आर कास्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होते हैं ना, इस तरीके से काय में, पाइल्स में ये चीज देखने को मिलती है, फाउंडेशन में, पाइल फाउंडेशन में ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आर कास्ट बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। सही है, एक हिसाब से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 53 में, देख चेक करो आप, देखो both negative skin friction and skin frictional resistance are caused by relative settlement of pile। ये भी अच्छा है। फिर देखो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज कास्ट, ठीक है, बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल, रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल एंड स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट इज कास्ट बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल। ये भी सही है।
ठीक है, सॉइल सेटलमेंट होगी तो स्किन फ्रिक्शन आएगा। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज कास्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज कास्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज कास्ड बाय रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है आपका, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज कास्ट बाय, ठीक है, रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब उसके बाद में जो सॉइल सेटलमेंट होगी, है ना, सॉइल सेटलमेंट होगी, रिलेटिव का मतलब कि पाइल के रिलेशन में आपका जो सॉइल है वो सेटलमेंट होगी, तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन वहां पे कॉज करेगा। उसके बाद में देखो, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज कास्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल। क्या चीज? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज कास्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे आप देख लो कि निगेटिव स्किन फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कैसे यहाँ पे होता है। देखो क्या होता है, इस तरीके की आपकी कुछ पाइल होती है। ये पाइल मैंने गड़बड़ बना दी, ये देखो इस तरीके की यहाँ पे पाइल होती है, ये पाइल होती है, राइट। अब यहाँ पे ऐसा ये होता है और ये चीज हो गई यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये है आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इस तरीके का, क्योंकि सॉइल क्या कर रही है यहाँ पे? सेटल कर रही, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इधर, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये नेचुरल सॉइल हो गई। और यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, समझो लूज सॉइल है, यहाँ पे लूज सॉइल है, तो लूज सॉइल आपकी सेटलमेंट करेगी तो उसकी वजह से नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आएगा और रेजिस्टेंस आपका पाइल देगा। चलिए, ये तो था क्वेश्चन आपका सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर, टेलर स्टेबिलिटी नंबर आपको बताना है क्या होता है टेलर स्टेबिलिटी नंबर। तो कोई भी चीज आपको याद रहना चाहिए। देखो क्या होता है कि ये जो है, ये कहने का मतलब, ये कई बार को स्टूडेंट क्या करते हैं कि फैक्टर ऊपर नहीं हो रहेगा, नीचे रहेगा, तो इसका आंसर तो फिलहाल तो सी हो जाएगा। देखो, क्योंकि सी डिवाइडेड बाय आपका, सी डिवाइडेड बाय एफ सी गामा एच, राइट। गामा एच आपका एक तरीके से क्या हो जाता है? सिग्मा, ठीक है, गामा एच हो जाता है सिग्मा एक तरीके से। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है, मतलब डायमेंशन आता है। और आपका सी बी एक तरीके से क्या है कि क्या है, स्ट्रेंथ ही को दर्शाता है, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू वही है। तो इस हिसाब से आप डायमेंशन को मिला के आप कर सकते हो। अब यहाँ पे फैक्टर ऊपर है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी एच भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो सकता है बट ये आपका नहीं होगा। एफ ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि फैक्टर है तो नीचे ही रहेगा, राइट। तो आपका सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। सैंड स्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखना है, रिपीटेड आपका क्वेश्चन है ये सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन आपका क्या होता है? एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 चेक करो, क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे सबसे पहले 55। द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इज कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। क्या बोल रहा है? स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब एबो द फ्री वाटर, एबो द फ्री वाटर, राइट। सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी इन विच द कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इज, कौन सा प्रेशर यहाँ पे रहता? कैपिलरी पोर प्रेशर, कैपिलरी टेंशन एंड कैपिलरी कंप्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली आपका डी। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है आपका, राइट, यहाँ पे होता है द स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब एबो द फ्री वाटर सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या? सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे इन बंदों ने तो क्या देखे रखे? कैपिलरी टेंशन। ये कोई कैपिलरी टेंशन कोई चीज होती है? ठीक है, नॉन ऑफ द एबो हो जाएगा, ठीक है, सरफेस टेंशन यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, जो आपका, देखो इस तरीके से आपकी कहानी बनती है यहाँ पे, ठीक है,
ये देखो यहाँ पे ऐसा आपका एक ट्यूब रहता है, मतलब एक ट्यूब रहता है इस तरीके से ट्यूब रहता है, ये यहाँ पे इंसर्टेड रहता है वाटर में, राइट। वाटर में आपका इंसर्टेड रहता है, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, यहाँ पे राइज हो जाता है इस तरीके से, वाटर इधर राइज हो जाता है, यहाँ पे आपकी सरफेस है वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइज होता है HC, ठीक, ये राइज हो जाता है, यहाँ पे एक थीटा एंगल बनता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे बनती है, कैपिलरी टेंशन आपका ये होता है यहाँ पे। और दूसरी चीज ये, इसका जो फार्मूला होता है HC इक्वल्स टू होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड में गामा, ठीक है, याद रह पाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड में गामा, राइट। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। HC इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय गामा, राइट। ये चीज ट्रिक बता दूं इसकी, देखो, तुसी कासगम ऐसे याद रख लो, तुसी कासगम, ठीक है। तुसी कासगम है, एक आध कोई बोल रहा है या तुसी कासगम है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करो, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय। तो इफेक्टिव साइज जो होता है D10 होता है, राइट, D10 होता है, राइट। चलिए, ये याद रखना है, D10 होता है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग वाली बातें नहीं है 56 में, क्योंकि D10 ही आपका क्या होता है, पार्टिकल होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो, द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल, ठीक है। इसका इसका आंसर हो जाएगा, देखो अल्टीमेट सेटलमेंट आपका क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, डेल H इक्वल्स टू क्या होता है, सी सी H0, ठीक है, डिवाइड में 1 + E0, ये होता है, ठीक है। लॉग लॉग सिग्मा, ठीक है, प्लस डेल सिग्मा, ठीक है, और डिवाइड में आपका हो जाता है क्या, सिग्मा नॉट। ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाता है, याद रखना है। CC H0 डिवाइड में आपका 1 + E0 लॉग सिग्मा नॉट, ठीक है, प्लस डेल सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट, ये आपका फार्मूला हो जाता है, याद रखना है इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली बोथ, ठीक है, A एंड B। कंप्रेशन इंडेक्स, ये देखो कंप्रेशन इंडेक्स, और दूसरा डेप्थ ऑफ सॉइल स्ट्रेटा, ये आपका डेप्थ ऑफ सॉइल स्ट्रेटा। और वाइड रेशियो पे भी होता है यार, पर क्या करें, यहाँ पे आपका बोथ A एंड B है, तो आपको A एंड B पे लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का चेक करो, 58 क्या बोल रहा है, अ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, हैज अ वाइड रेशियो 0.75, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, हैज वाइड रेशियो 0.75, ई की वैल्यू कितनी है आपकी 0.75, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.75, द क्रिटिकल ग्रेडियंट, ठीक है, क्रिटिकल ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन तो यार कितने बार पूछ लिया, मैं बता दूं, ये सदाबहार नगमे की तरह ना सदाबहार क्वेश्चन है, कहीं पे भी पूछ लिया जाता है, इसका बिना कैलकुलेट किए ही आपका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 का D कैसे, आपको याद होना चाहिए, क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है G-1 ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और क्रिटिकल ग्रेडियंट एक और चीज होती है, याद रख लो, बता ही देता हूँ, गामा सबमर्ज, ठीक है, गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय गामा W भी होता है भाई, क्यों भूले जा रहे हो, क्यों भूल रहे हो, ठीक है, क्यों भूल रहे हो भाई, ठीक है, ये गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय गामा W भी होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, बायंट यूनिट वेट इक्वल्स द सेचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है, बायंट यूनिट वेट इक्वल्स द सेचुरेटेड सेचुरेटेड डेंसिटी, राइट। बायंट यूनिट वेट कहने का मतलब क्या हो गया आपका, बायंट यूनिट वेट कहने का मतलब आपका क्या हो गया, और सेचुरेटेड डेंसिटी के बराबर, तो सबमर्ज्ड की बात कर रहा होगा ये, ठीक है, इक्वल्स टू गामा सेचुरेशन, तो क्या बोलता है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा इसमें। अच्छा, ये आपका पूछ रहा है ना, तो गामा सब जो होता है, गामा सबमर्ज जो होता है,
वो क्या होता है, ये होता है ना, यूनिट वेट माइनस कर देते हैं तो आपका गामा सबमर्ज निकल के आ जाता है। समझ गए बात को? तो ये हो गया यहाँ पे आंसर डी। चलो 60 का बात करते हैं। अब फ्रिएटिक लाइन, अरे भैया इसी की तो देरी थी, यही ढूंढ रहा था मैं कब से। अ फ्रिएटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन अ डैम, ठीक है, सेक्शन बिलो विच देयर आर पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, निगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। याद रखना है क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फ्रिएटिक लाइन में आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाली कहानी बनती है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। द फ्रिएटिक लाइंस इज लाइन, ठीक है, इज द लाइन विद इन अ डैम सेक्शन इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट, ठीक है, सही बात है। फ्रेटिक लाइन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इट इज द टॉप मोस्ट इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी बात सही है, इक्विपोटेंशियल टॉप मोस्ट लाइन होती है। एंड हेंस बिलो इट वी हैव पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, राइट, इसके बिलो। और यहाँ पे बिलो की बात कर रहा है, यदि ऊपर बात करता ना तो आपका क्या हो जाता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता। और ये एक तरीके से आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन भी है। यहाँ पे तीन चीज बन रही है काके, तीन चीज यहाँ पे बन रही है, याद रखो। पहली, एक तो यदि फ्रिएटिक लाइन के ऊपर के प्रेशर की बात किया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये बोला कि फ्रिएटिक लाइन एक कौन सी लाइन होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तीसरा बोला कि बिलो, बिलो वाली कहानी बोला तो कितना होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट की बात करते चलिए। चलो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, हम यहीं यहीं पे ही रोकते हैं, क्योंकि क्या है फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो बंदों इनको थोड़ा सा मतलब ऊपर से बाउंसर जाने लगता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना, पीछे के प्रीवियस ईयर देखिए आप, और उसके बाद में, ठीक है, हम इसको कवर करने ही वाले हैं, राइट। और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।